बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक मैंने चूज़ किया है। इंडिया के टॉप 4 स्पाइज जो पाकिस्तान में पकड़े गए पिछले कुछ सालों में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की रॉ के बारे में। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए एजेंसी है जो खुफिया मालूमात इकट्ठी करती है बाहर मुल्कों से, और इसको इंडिया ने बनाया 1968 में। और उससे पहले रॉ नहीं थी, उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो थी जिसका काम था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करे, जिसकी फेलियर्स की वजह से इंडिया ने फिर रॉ बनाई। फेलियर्स क्या क्या थे? चाइना की 1962 की वॉर, 1964 में चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया, ये भी फेलियर था। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो भी एक फेलियर था जिसको इंडिया प्रेडिक्ट नहीं कर सका। तो इन तमाम फेलियर्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने क्या तय किया कि हम एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाते हैं जिसका नाम होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को 1968 में इंडिया ने बनाया, और आज तकरीबन एस्टिमेटेड इनके पास 8 से 10 हज़ार के करीब लोग हैं, और इनका जो बजट है वो भी तकरीबन $200 मिलियन के करीब है। तो ये जो एजेंसी है इंडिया की, ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको एक डायरेक्टर हेड करता है, और वो डायरेक्टली फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी जो सेटअप है इंडियन इंटेलिजेंस के, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं इसके अंदर। जो रॉ है, रॉ के अंदर एरिया 1 जो है वो पाकिस्तान डेस्क को डील करता है, यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसको एरिया 1 डील करेगा। तो एरिया 1 के तहत इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो भी किया वो किया। अब 1968 में बनने के बाद जो सबसे पहला ऑपरेशन था, कामयाब ऑपरेशन, वो था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसके अंदर मुक्ति बाहिनी एक दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करना, और 1.5 लाख से ज़्यादा जो मुक्ति बाहिनी योद्धास थे, जो फाइटर्स थे, उनको इंडिया ने ट्रेन किया और उनको पाकिस्तान के अंदर इंडक्ट किया, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और अल्टीमेटली पाकिस्तान टूट गया। 1971 के बाद इंडिया रुका नहीं, उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान के अंदर अपने स्पाइस भेजता रहा, और वो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करते रहे। तो हमने जो 4 बड़े स्पाइस को चूज किया है, उसमें चौथे नंबर पे जो बंदा है वो है सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह का नाम मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ, और इसको पाकिस्तान ने 1990 में पकड़ा, और ही वॉज इन्वॉल्व इन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इसने लाहौर में और फैसलाबाद में तकरीबन 14 पाकिस्तानी के कत्ल का इसके ऊपर मुकदमा था। इसने जो बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट किए उसके अंदर 14 पाकिस्तानी मारे गए, जबकि इंडिया कहता है कि ऐसा नहीं है। उसने अपने कन्फेशन में भी ये बात एक्सेप्ट की, जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने सजाए मौत दी, और उसके बाद फिर वो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तानी जेलों में रहा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरबजीत सिंह जो था वो एक स्पाई था, एक जासूस था, और एक इंडियन इंटेलिजेंस के एक किसी बंदे को वो कोट करते हैं और कहते हैं कि उसने अपना काम कर दिया था, और जब वो भागने लगा तो वो पकड़ा गया। तो सरबजीत सिंह काफ़ी अरसा पाकिस्तानी जेल में रहा, और जरदारी की हुकूमत जब आई तो उस वक्त उन्होंने तय किया कि इसको रिलीज कर दिया जाए अमन की आशा के नाम पे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जिन लोगों के लोग मरे थे वो लोग सड़कों पे आ गए, और उन्होंने जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। और इसके अलावा कहते हैं कि जमात दावा जैसे ग्रुप जो हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और बाकी, उन्होंने भी इसके ऊपर एजिटेशन करनी शुरू कर दी। और इस प्रेशर में अल्टीमेटली 2013 में जेल के अंदर कुलभूषण जेल के अंदर सरबजीत सिंह का कत्ल हो जाता है, और उसके जो साथी कैदी थे वो इसे मार देते हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी को इंडिया भेज दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में है जनाब कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह भी एक इंडियन स्पाई था, और 35 साल ये पाकिस्तान की जेल में रहा। शुरू के कुछ सालों में, पहले 4 सालों में तकरीबन ये इंडियन आर्मी में का हिस्सा रहे, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्पाइंग करेंगे, और 400 रुपये माहवार सैलरी के लिए इन्होंने स्पाइंग का शोबा एक्सेप्ट कर लिया।
और उसके बाद ही केम टू पाकिस्तान, मुसलमान बन के इब्राहिम के नाम से। और 1973 में ही वॉज कैप्चर्ड इन पाकिस्तान। जिनके ऊपर जब पकड़े गए तो उसके बाद इनके ऊपर स्मगलिंग का और जासूसी का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तानी कोर्ट्स ने इनको सजाए मौत दे दी, जबकि इनकी सजाए मौत को बाद में ताहयात कैद के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। कश्मीर सिंह कहते हैं कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया पाकिस्तानी जेल के अंदर। उनको काफ़ी 17 साल तक उनको जंजीरों में बंद रखा गया और तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने किसी विजिटर को नहीं देखा और एक बिल्कुल महसूस एक बंद कमरे में उनको रखा गया जिसमें वो सूरज को भी नहीं देख सके। 2008 में फिर इनकी किस्मत बदली और उस वक्त के जो केयर टेकर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जो जिनका नाम है अंसार बर्नी साहब, उन्होंने लाहौर जेल का जब विजिट किया तो उन्होंने वहाँ पे कश्मीर सिंह को देखा जो कि बड़ी बुरी हालत में थे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उन्होंने ये केस जो था ये आगे पुटअप किया जनरल मुशर्रफ को, और जनरल मुशर्रफ ने फौरन कश्मीर सिंह की रिहाई का हुक्म दिया क्योंकि वो ऑलरेडी 35 साल पाकिस्तानी जेल में गुजार चुके थे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कश्मीर सिंह को 2008 में रिलीज कर दिया गया और वो वाघा बॉर्डर के जरिए से कश्मीर इंडिया चले गए। इंडिया जाकर उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स के सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो स्पाई थे, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक स्पाई थे और उन्होंने अपना काम बखूबी किया और 35 साल उन्होंने पाकिस्तानी जेल में गुजारे, जो कि बहुत बहुत बड़ी कीमत है। नंबर 2 पे जो जिस शख्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो मेरी लिस्ट में वैसे तो सबसे टॉप का स्पाई है और सबसे बहादुर इंडिया का स्पाई है। वो स्पाई है जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत साल गुजारे, तकरीबन 26 साल जिंदगी के पाकिस्तान के अंदर उसने गुजारा। और ये जो बंदा है रविंद्र कौशक, इसको ब्लैक टाइगर का खिताब भी मिला इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसकी तरफ से, क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए जब वो पाकिस्तान में रहा। रविंद्र कौशक 23 साल का था जब उसको इंडिया ने हायर किया। रॉ ने उसे पिकअप किया और रॉ ने उसे पिक करके उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की 3 साल तक। उसको मुसलमान बनाया गया, उसको मुसलमानों के तौर अतबार ज़बान सिखाई गई उर्दू, और जितनी भी रिलीजियस हमारी टेक्स्ट हैं या हमारे रिलीजियस तौर अतवार हैं वो सारे सिखाए गए। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में उसे बताया गया, पाकिस्तान के शहरों के बारे में, पाकिस्तान के टेरेन के बारे में, और उसको मुकम्मल तौर पे एक पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो जब वो रविंद्र कौशक पाकिस्तान आया तो उसका नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया और पीछे जो उसका जितना रिकॉर्ड था उसको सबको ख़त्म कर दिया गया। अब वो एक नई ज़िंदगी जी रहा था पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर के नाम से। उसने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया और वहाँ से उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और बिकेम कमीशन्ड ऑफिसर, और वहाँ से तरक्की पाते हुए वो एक मेजर के ओहदे तक पहुँच गया। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। किसी भी हिंदुस्तान के जासूस के लिए इससे बड़ी कामयाबी और नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर घुस के एक आला ओहदे पर फाइज हो जाए, जहाँ से वो बहुत कलीदी इंफॉर्मेशन और जो भी मालूमात हैं वो अपने मुल्क तक पहुँचा सकता था, और वो करता रहा ऐसे। 1979 से लेके 1983 तक वो ये काम करता रहा। पाकिस्तान के अंदर रह के उसने एक पाकिस्तानी लड़की से भी शादी की अमानत से, जहाँ उसको एक बेटा या बेटी हुआ, इसके ऊपर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। 1979 से लेकर 1983 तक उसने बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडिया को पास की। ये जो दौर था ये बड़ा क्रिटिकल दौर था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान 2 महाज पे लड़ रहा था। एक कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जोहरी हथियार, वो बनाने के करीब था, और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन जो आ गया था उसके खिलाफ नबर्द आजमा था। अब ये दोनों बड़े चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचाना था और सोवियत यूनियन को रोकना भी था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस दौर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात थी,
और ये जो रविंद्र कौशिक है, इसने ये जो दौर था, क्रूशल दौर, इस दौर में बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन थी वो इंडिया को पास ऑन की, जिसकी वजह से इसको ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया और बहुत अरसे तक ये ब्लैक टाइगर का खिताब इस तक रहा। आखिरकार गलती किसी और की और पकड़ा गया रविंद्र कौशिक, इंडिया का सबसे कामयाब उस दौर का जासूस, एक दूसरे जासूस की गलती से पकड़ा गया। इनायत मसीहा, जो कि 1983 में पाकिस्तान ने पकड़ा, उससे इंटरोगेशन के दौरान पता चला कि वो रविंद्र कौशिक से मिलने आ रहा है और उसके जरिए से रविंद्र कौशिक पकड़ा गया। 1985 में रविंद्र कौशिक को सजा दी गई मौत की, लेकिन उसके बाद उसको ताहयात जेल दे दिया गया। रविंद्र कौशिक 16 साल तक पाकिस्तानी जेलों में रहा और मुख्तलिफ जेलों में शुरू में उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी होता रहा। ये चीज़ें तो इस गेम के अंदर होती हैं। जब आपका स्पाई इंडिया में पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर तशद्दुद होगा, अगर इंडिया का जो जासूस है पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा तो उस पर तशद्दुद होगा। तो बहुत अरसे तक वो मुख्तलिफ जो जेल थी उनके अंदर रहा। रविंद्र कौशिक अपनी घर वालों को खतूत भी लिखता रहा चोरी छुपे, और इन खतूत के ज़रिए से उसके जो घर वाले थे उनको पता चला कि उसकी सेहत ख़राब है और उसने क्या मुसीबतें झेली हैं पाकिस्तानी जेल के अंदर। लाज़मी बात है, जब एक जासूस किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाएगा तो उसके साथ नारवा सलूक तो होगा, और यही होता है, यही तरीक़ाकार है दुनिया में। तो रविंद्र कौशिक अपनी बहन, उसकी जो बहन थी शशि, वो अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि रविंद्र कौशिक ने अपने खतूत के ज़रिए से उनको बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और उस तक दवाइयाँ नहीं पहुंच रही और उसको हुकूमत जो है इंडिया की वो उसके ऊपर कोई ना कोई इकदाम ले ताकि वो यहाँ से रिहा हो सके। लेकिन हिंदुस्तान ने इसके ऊपर खामोशी रखी, कभी भी रविंद्र कौशिक के लिए उस तरह से कोशिश नहीं की कि उसको छुड़वाया जा सके, बल्कि उन्होंने टोटली उसको डिनाई किया कि हमारा बंदा ही नहीं। और यही होता है इंटेलिजेंस वॉरफेयर के अंदर, यही चीज़ होती है। अपने एक खत में वो लिखता है, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? ये दिल को हिला देने वाले अल्फाज थे जिनका बहुत दुख हुआ सुन के, पढ़ के। जरूरी नहीं कि वो हमारा दुश्मन है तो हम उसके लिए दर्द ना रखें, आखिर वो है तो इंसान। हमारे जो स्पाइस, हमारे जासूस वहाँ जब पकड़े जाते हैं या उनके जासूस यहाँ पकड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली वो कुर्बानी दे रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए। हमें उनकी उस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए। इंडिया के कहने पर पाकिस्तान ने कर्नल शेर खान को निशाने हैदर दिया था, क्योंकि उसकी शुजात को इंडियन फौजियों ने जब देखा, सीनियर ऑफिसर्स ने, कि ये बंदा बगैर असले के इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, तो वो इस चीज़ की तारीफ किए बगैर ना रह सके और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को लिखा कि इसको निशाने हैदर दिया जाए। तो इसी तरह से जो हिंदुस्तान के जो स्पाइस, जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए, उनकी उस जज्बे की कदर करनी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दिया और बेनाम मौत मर गए। कुछ अरसे के बाद रविंद्र कौशिक की तबीयत बिगड़ती गई, उसको टीबी हो गई और वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला हो गया और सेंट्रल जेल मियांवाली में उसकी हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद जब उसकी वफात हुई तो उसको मुल्तान की किसी जेल में उसको दफना दिया गया। ये था एहतमाम इंडिया के सबसे बहादुर और सबसे कामयाब जासूस का, जिसको इंडिया ने कभी भी उस तरह से स्टेटस नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। जो इंडिया ने सबसे ज़्यादा किया उसके लिए कि इंडिया उसके घर वालों को पेंशन भेजता था 500 रुपये। तो उसकी फैमिली को पहले 500 रुपये मिलते थे, बाद में 2000 रुपये मिलने लग गए और वो तब तक मिलते रहे जब तक उसकी माँ अमल देवी जिंदा थी। जब उसकी माँ फौत हो गई, मर गई, तो ये पैसे भी बंद हो गए। ऐसे बंदे के लिए सिर्फ 2000 रुपये एक महीने का रिवॉर्ड नहीं है।
ये बड़ी ज़्यादती है उसके साथ, और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए हर मुल्क को। हमारी लिस्ट में जनाब जो सबसे बड़ा नाम है स्पाइंग की दुनिया का, जासूसी का, वो है कुलभूषण यादव का। कुलभूषण यादव हिंदुस्तान का पहली बार इतना बड़ा एक रैंक का ऑफिसर पाकिस्तान में पकड़ा गया, और ये इंडियन नेवी से इसका ताल्लुक था, और 2016 में ये पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया। मशाखेल एक एरिया है, जगह है बलूचिस्तान में, जो कि चाबहार से तकरीबन कोई 1500 किलोमीटर दूर है, और ये डीप इनसाइड पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का एरिया है। यहाँ से ये बंदा पकड़ा गया। इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान ने इसको चाबहार से अगवा किया है, जबकि पाकिस्तान का ये बयानिया था कि ये एक जासूस था और इसको हमने मशाखेल से पकड़ा है, और वहाँ पे ये जो दहशतगर्द तंजीमें थीं उनके साथ मीटिंग करने आया था। कुलभूषण यादव एक जासूस था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उससे जो पासपोर्ट मिला वो पासपोर्ट उसके नाम का नहीं था। वो पासपोर्ट था हुसैन मुबारक पटेल के नाम से, और ये पासपोर्ट एक मुसलमान के नाम से एक फेक आइडेंटिटी के तौर पे ये बंदा चाबहार में रह रहा था काफ़ी सालों से। कहा जाता है कि 2003 में ही आया वहाँ पे, इसने अपना नेटवर्क बनाया, और 2013 में रॉ ने इसे पिक किया और इसको टास्क दिया कि कराची और बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने। कराची और बलूचिस्तान के हालात क्यों ख़राब करने हैं? क्योंकि बलूचिस्तान, गवादर कल को सी पैक का ज्यूल है, और आपकी मैरीटाइम जो ट्रेड है, समंदर की जो रास्ते ट्रेड होती है, आपकी तिजारत होती है, उसका वो हब है। और कराची भी वैसा ही है। कराची आपकी जितनी भी आपकी इकॉनमी है, फाइनेंशियल हब कहा जाता है कराची। तो इन दोनों इलाकों को डिस्टेबलाइज करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना। और इतना बड़ा एक जासूस पाकिस्तान भेजा गया, चाबहार भेजा गया, जो चाबहार में बैठ के वहाँ से ऑपरेट करता रहा काफ़ी सालों तक, और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाता रहा। अपने कन्फेशन में ये एक्सेप्ट किया कि उसका जो मेन एम था वो था जो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे BLA वगैरह, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो पाकिस्तान के गवादर और कराची पोर्ट्स की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह कर सकें, उनको अटैक कर सकें। और अगर इन पे अटैक किया जाता है, और ये अटैक होगा जिस तरह से पहले कुछ अर्सा पहले अलकायदा ने कुछ अटैक किया, USS कोल एक अमेरिका का जहाज था, उसके ऊपर फास्ट बोट के अंदर उन्होंने बारूद डाल के उसको क्रैश कर दिया यमन में एक जहाज के साथ, जिसके बाद उसमें काफ़ी नुकसान था। सेम पैटर्न यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर, कि इंडिया जो वहाँ के जो लोकल दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन करे, इक्विप करे, उनको फंड करे, और उनको जनाब अनलीश कर दे, और वो पाकिस्तान आने वाले किसी भी ऑयल टैंकर के ऊपर या कार्गो शिप के ऊपर हमला कर दें, फास्ट बोट के ज़रिए से या किसी और ऐसे जहाज़ के ज़रिए से, जिससे वो जहाज़ तबाह हो जाए। और उसका ब्लेम कौन ले लेगा अपने सर पे? वो BLA ले लेगी, वो ISKP ले लेगी, या वो कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी, और इंडिया बीच में से निकल जाएगा। ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी पाकिस्तान के लिए, और इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान ने फिर अपनी सिक्योरिटी काफ़ी बीफअप की गवादर के इर्द गिर्द। कुलभूषण यादव को पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आसिम बाजवा साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के DGI-SPR थे, उनके मुताबिक इसका जो टारगेट था वो सी पैक और गवादर था, कि किसी तरीके से इसको डिसरप्ट करना है। और इसके ऊपर जनरल जुबैर हयात साहब ने भी कहा है कि इंडिया ने $500 मिलियन का एक सीक्रेट सेल बनाया है सिर्फ और सिर्फ सी पैक को डिसरप्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सी पैक कामयाब होता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की चाइना के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान का अरेबियन सी पे चाइना के साथ मिलकर कंट्रोल ज़्यादा फर्म हो जाएगा, जो कि इंडिया कभी भी नहीं चाहता। तो इतने बड़े रैंक का बंदा पकड़ा जाना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाद में पाकिस्तान ने उसकी फैमिली को भी एक्सेस दी कि वो आगे से मिल सकें, और काउंसलर एक्सेस भी दी उसको 2 बार। इसके अलावा इंडिया ने ये जो मसला था इसको ICJ में लेकर चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में,
जहाँ पे जो आईसीजे है उन्होंने जो कुलभूषण यादव की जो सेंटेंस थी, एग्जीक्यूशन थी, उसको रोक दिया और कहा पाकिस्तान को कि काउंसलर एक्सेस दी जाए कुलभूषण यादव को। तो कुलभूषण यादव अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में है और पाकिस्तान की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एविडेंस मिला है उसके मुताबिक वो एक स्पाई है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो थी ये फोकस थी इंटेलिजेंस वॉरफेयर के ऊपर कि किस तरीके से इंडिया अपने जो एजेंट्स हैं उनको यूज़ करके अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करता है। और इंटेलिजेंस वॉरफेयर बहुत ज़बरदस्त वॉरफेयर है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी। जितना ज़्यादा आप अपने दुश्मन के बारे में जानेंगे और जितना ज़्यादा अपने बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर अपने मैदान के अंदर बाजी मारेंगे। तो यही इसका मकसद था और इसीलिए इसको एम्प्लॉय किया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब तक मसले रहेंगे इंटेलिजेंस वॉरफेयर रहेगी। बेहतर यही है कि हम अपने मसलों को हल करें। तो बेहतर यही है कि हम इंडिया और पाकिस्तान अपने जितने भी मसले मसाइल हैं उनको बैठ के आराम से हल करें, ताकि ये जो हम इंटेलिजेंस वॉरफेयर है, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो हम अपना टाइम और पैसा ज़ाया करते हैं ये हम ना करें। और ये जो बेहतरीन दिमाग हम एक दूसरे की तबाही के लिए यूज़ करते हैं, ये बेहतर है कि हम एक दूसरे की फलाह के लिए यूज़ करें और इस खित्ते की फलाह के लिए यूज़ करें। तो जनाब, इसके साथ मुझे दें इजाज़त, डॉक्टर मसूद को, और इंटरनेशनल अफेयर्स को आप ज्वाइन करें ज़रूर, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियोस को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे बहुत जल्द, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।